पहले 2 पार्ट्स देख चुके हैं और यह है थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे ज़ोल्वरिन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जस्ट एक ज़ोल्वरिन का इंट्रोडक्शन देखा था कि ये एक कस्टम्स यूनियन है। तो ज़ोल्वरिन सेट कैसे हुआ और इसने क्या क्या काम किए वो सब कुछ हमको इस वीडियो में देखने हैं। तो ज़ोल्वरिन क्या है? वो एक कस्टम्स यूनियन है जो कि 1834 में फॉर्म हुआ था। कैसे फॉर्म हुआ था? इनिशिएटिव वाज टेकन बाय प्रूशिया के इनिशिएटिव के द्वारा ये शुरू हुआ था। इसने क्या क्या काम किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसने टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश किए थे। हमने देखा है कि उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी। एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाने के लिए उनको टैरिफ बैरियर्स देने पड़ते थे, तो वो चीज़ ज़ोल्वरिन ने अबॉलिश की। देन रिडक्शन द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। पहले वहाँ पर डिफरेंट टेरिटरीज़ में ऑलमोस्ट 30 करेंसीज हुआ करती थी। ऑब्वियसली इतने ज़्यादा करेंसी के साथ में ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रेडर को वो सारी करेंसीज अपने पास में रखना पड़ता था। तो उस 30 करेंसीज को उन्होंने रिड्यूस करके 2 तक के लेके आए, मतलब कि सिर्फ 2 करेंसीज वहाँ पर वर्क कर रही थी। एंड क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए रेलवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास में गुड्स अवेलेबल है बट आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो आपका गुड्स सेल कैसे होगा? तो ज़ोल्वरिन ने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रेलवे के थ्रू इम्प्रूव करके भी ट्रेडर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इस तरह से ज़ोल्वरिन क्या है? ये कस्टम्स यूनियन है। ज़ोल्वरिन से यूजुअली क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी आ सकता है कि ये क्या है, एंड 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि इसने क्या क्या स्टेप्स उठाए जिससे कि ट्रेडर्स का बेनिफिट हुआ। तो आपको इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको आप एलॉबरेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। Then come to the section 2.3, a new conservatism after 1815। ओके, हमने पिछले वीडियो में देखा था न्यू मिडिल क्लास, उसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ ही गया होगा। लेकिन अभी ये न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? मतलब कंजर्वेटिव्स तो थे, लेकिन अब ये न्यू कंजर्वेटिव्स कौन है वो हमको देखना है। तो क्या हुआ कि नेपोलियन की डेथ हुई 1815 में। जब नेपोलियन की डेथ हुई तो अगेन कॉन्जर्वेटिव्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी आई कि वो वापस से अपना मोनार्की सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फ्रांस में देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली सेट हुई, तो वहाँ से मोनार्की एंड हो गया था। लेकिन जब नेपोलियन ने अपने आप को क्राउन किया तो वापस से मोनार्की स्टार्ट हुआ। अब जैसे नेपोलियन की डेथ हुई तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई कॉन्जर्वेटिव्स के लिए कि वो वापस से अपना एम्पायर सेट कर सके। तो यहाँ से वो अपना मोनार्की वापस सेट करना चाहते थे। लेकिन बात ये थी कि नेपोलियन जब तक के रूल कर रहा था उसने बहुत सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट किए थे। चेंजेस जैसे कि आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, इकोनॉमी में एंड फ्यूडलिज्म में। हमने पिछले नेपोलियन कोड में देखा है कि नेपोलियन ने क्या क्या सक्सेस थे नेपोलियन के। ठीक है, तो अब जो सोसाइटी है वो फ्यूडलिज्म को वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, वो ब्यूरोक्रेसी को एज इट इज़ वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो जो नए कंजर्वेटिव्स थे जो कि चाह रहे थे कि हम वापस मोनार्की सेटअप करें, उनको अगर मोनार्की चाहिए था तो उनको ये सारे चेंजेस के साथ में चाहिए था, क्योंकि सोसाइटी अगर ये चेंजेस नहीं होंगे तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अब जो कंजर्वेटिव्स आएंगे उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होगी पुराने कॉन्जर्वेटिव्स के, क्योंकि उनके मेंटलिटी में मॉडर्नाइजेशन का थॉट आ चुका है। क्यों आया है? बिकॉज ऑफ नेपोलियन ये सब कुछ करके जा चुका है, उसने एक सोसाइटी को मैसेज दे चुका है। इसलिए अब कॉन्जर्वेटिव्स ये जानते हैं कि अगर हम ये सब कुछ चेंजेस के साथ में नहीं आएंगे तो सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अस। इसलिए अब जो कॉन्जर्वेटिव्स आएंगे हम उनको बोलेंगे अ न्यू कॉन्जर्वेटिज्म। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अब 1815 के बाद क्या हुआ, मतलब कि नेपोलियन की डेथ के बाद में क्या हुआ? यहाँ पर आता है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सो ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? जब नेपोलियन की डेथ हुई, ठीक है, तो उसके बाद ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन, ओके, ये चारों कंट्रीज़ ने मिलकर के नेपोलियन को हराया। उन्होंने उसकी डेथ के बाद में वियना में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की।
जिसको कि कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना। वहाँ पर वो जो मीटिंग थी वहाँ पर कुछ चीज़ें साइन की गई, कुछ ट्रीटी बनाई गई और उस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया। इस ट्रीटी को होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स की ट्रीटी ऑफ वियना वॉज होस्टेड बाय होम। ओके, 1 मार्क में आ सकता है। तो कौन था वो? ड्यूक मेटरनिच, ही वॉज ऑस्ट्रियन चांसलर। तो इस ट्रीटी का मतलब क्या था? ये सब लोग ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर क्यों मिले थे? तो पर्पस था टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। यूरोप में जो नेपोलियन के कारण जो सब कुछ अनडिस्टर्ब हो चुका था यूरोप, ओके, क्योंकि नेपोलियन का एम क्या था? टू कॉन्कर द होल यूरोप, और उसके लिए उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत सारी टेरिटरीज़ को कॉन्कर भी किया था। तो जो वहाँ के एंसेस्टर जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी टेरिटरीज़ को भी नेपोलियन ने ले लिया था। एंड नेपोलियन बिलोंग्स टू फ्रांस, फ्रांस का था, तो जो भी कुछ टेरिटरीज़ उसने कॉन्कर की थी तो अल्टीमेटली वो फ्रांस की टेरिटरी बन गई थी। तो इस तरह से कंप्लीट यूरोप में काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी। तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए ये ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका मेन इंटेंशन क्या था? टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, रिस्टोर यूरोप एज इट वाज प्री 1789 स्टेटस। जो पहले का यूरोप था वैसा वापस उसको सेट करना, ये इंटेंशन था ट्रीटी ऑफ वियना का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की गई, ओके, वो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ट्रीटी ऑफ वियना के। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? The Bourbon dynasty was restored. Okay, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो लुइस 16 थे वो बर्बन डायनेस्टी के थे। तो फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जो भी कोई टेरिटरीज छीना था, मतलब वॉर के थ्रू लिया था, वो सब कुछ वापस ले ली गई फ्रांस से। देन अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फिर क्या गया कि फ्रांस के बॉर्डर में बहुत सारी कंट्रीज़ को टेरिटरीज दे दी गई ताकि इन फ्यूचर फ्रांस अपने एक्सपेंशन के बारे में ना सोचे। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी कि मैंने किस तरह से हाईलाइट करके रखा है कि आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो कि कौन कौन सी टेरिटरी किसको दी गई थी। ठीक है, सबसे पहली बात कि फ्रांस ने जो भी कोई टेरिटरीज छीना था वो सारी वापस दे दी गई। उसके बाद में जो सीरीज ऑफ कंट्रीज जिनको टेरिटरीज दी गई वो अब हम देखेंगे। देखो पहले पिंक कलर से जो है नीदरलैंड विथ बेल्जियम इन नॉर्थ। ठीक है, ये फ्रांस है। अब फ्रांस के नॉर्थ साइड में ये हो गया नीदरलैंड एंड बेल्जियम, इनको यहाँ की टेरिटरीज दी गई ताकि नॉर्थ साइड में फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर सके। देन सी द ब्लू कलर, जियोना एंड पेडमोंट इन साउथ में जियोना एंड पेडमोंट को फ्रांस, ये फ्रांस है, फ्रांस के साउथ में इनको ये टेरिटरीज दी गई। देन ऑरेंज कलर, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ओके, नॉर्दर्न इटली का हियर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड हियर ऑस्ट्रिया, तो ये कंट्रोल दिया गया ऑस्ट्रिया एंड इटली को फ्रांस के इस साइड पे। देन रशिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ पोलैंड, इस साइड पे आता है रशिया को पोलैंड का कंट्रोल दिया गया। एंड लास्टली प्रूशिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न फ्रंट्स अ पार्ट ऑफ सैक्सनी। ओके, प्रूशिया करंटली जर्मनी जिसे हम बोलते हैं, तो प्रूशिया को इस साइड का, सैक्सनी साइड का कंट्रोल दिया गया। एंड 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन वेर लेफ्ट अनटच्ड। ओके, यहाँ पर आते हैं 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन। ओके, ये हैं, इनको अनटच रखा गया। आप इसको जूम करके ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अनटच रखा गया। अब जो कंजर्वेटिव रिज्म सेट हुई थी 1815 के बाद में, वो लोग कैसे थे? वो ऑटोक्रेटिक थे, उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज की, उन्होंने फ्रीडम एंड लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, उन्होंने सोशल हायरार्की वापस से मेंटेन किया एंड स्टेट सिस्टम्स। ओके, इस तरह से ये जो नए कॉन्जर्वेटिव्स थे इन्होंने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की। सेक्शन 2.4 द रिवॉल्यूशनरीज। अब रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब क्या था?
आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, ओके, ट्रीटी ऑफ कांग्रेस, वियना कांग्रेस जब हुई, उसके बाद से रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब सिर्फ एक ही रहता था कि मोनार्के जो भी कुछ बोल रहा है उसको अपोज करना है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुई। उसके बाद में सीक्रेट सोसाइटीज सेट होना शुरू हो गई। सीक्रेट सोसाइटीज क्यों सेट होना शुरू हो गई? क्योंकि हमने ऊपर देखा जो कंजर्वेटिव रेजिम थी वो स्ट्रिक्ट restricted liberty and freedom and imposed censorship, ओके, इन सब चीज़ों के कारण फ्रीली ओपनली आप डिस्कस नहीं कर सकते हो मोनार्की के अगेंस्ट में या फिर आपके रिवॉल्यूशनरी थॉट्स। इसलिए रिवॉल्यूशनरीज सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करने लग गए थे और इनका मेन एम क्या था? टू अपोज मोनार्की। ठीक है, मोनार्के को किसी भी जो भी डिसीजन मोनार्के बोल रहा है या मोनार्के का जो भी कोई पॉइंट है उसको अपोज करना ही अब रिवॉल्यूशनरीज का मेन इंटेंशन रह गया था। और उनकी डिमांड क्या थी कि नेशन स्टेट क्रिएट करना है और फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी एंड फ्रीडम उनकी मेन डिमांड थी। अभी हमको आगे ग्यूसेप्पे मज़ीनी एक इम्पॉर्टेंट नेम सुनने में आएगा, ये यहाँ पर भी है और जब हम आगे चल कर के यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे वहाँ पर भी ग्यूसेप्पे मज़ीनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उन्होंने प्ले किया है। तो कौन थे ये? ग्यूसेप्पे मज़ीनी ये 1807 में जियोना में इन्होंने बर्थ लिया था। वो एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के। सीक्रेट सोसाइटी एज मैंने आपको बताया कि ओपनली रिवॉल्यूशनरीज कुछ काम नहीं कर सकते थे क्योंकि मोनार्के उनको पनिश करता, इसलिए सीक्रेट सोसाइटी सेट हुए थी। तो उसके ही एक मेंबर थे ग्यूसेप्पे मज़ीनी। ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। ठीक है, उनको 1831 में एग्जाइल पनिशमेंट, एग्जाइल मीन्स कंट्री छोड़ करके बाहर चला जाना, पनिशमेंट दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने एक रिवॉल्यूशन जो कि लिगेरिया में हुआ था उसको अटेंड किया था, इसलिए एग्जाइल कर दिया गया। वो इस चीज़ को बिलीव करते थे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली जब यूनाइट होगा तभी इटालियन लिबर्टी आ सकती है, मतलब कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली ही मेन रीज़न रहेगा बिहाइंड इटालियन लिबर्टी के। उन्होंने आगे चल के 2 सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप की। फर्स्ट वन था यंग इटली इन मार्शलीज एंड सेकेंड वन था यंग यूरोप इन बैरन। मैटरनिच, मैटरनिच नाम हमने पहले भी देखा है, ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रियन चांसलर मैटरनिच हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। ओके, तो मैटरनिच भी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। तो मैटरनिच ने ग्यूसेप्पे मज़ीनी को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? अकॉर्डिंग टू मैटरनिच ही सेड दैट ग्यूसेप्पे मज़ीनी एज the most dangerous enemy of our social order। क्यों? क्योंकि मज़ीनी के जो भी कुछ थॉट्स थे, ये रिवॉल्यूशनरी थॉट्स, ये उनके सोशल ऑर्डर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे, इसलिए मैटरनिच ने ग्यूसेप्पे मज़ीनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी बोला है। ठीक है, क्योंकि मैटरनिच कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे एंड मज़ीनी रेडिकल एंड लिबरल आइडियोलॉजी के थे। ठीक है, तो इस तरह से मैटरनिच ने मज़ीनी को डिस्क्राइब किया है। एक 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है कि हु सेड दिस लाइन फॉर whom। ठीक है, तो मैटरनिच सेड दिस लाइन एंड फॉर ग्यूसेप्पे मज़ीनी ही सेड दिस लाइन एंड व्हाई ही सेड? बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी थॉट्स ऑफ ग्यूसेप्पे मज़ीनी। नेक्स्ट सेक्शन 3 हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।